नमस्कार। स्वागत है आपका प्रज्ञा जी के उल्टा चश्मा पर। मैं अशोक वानखड़े। आने वाले समय में ये 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर। उसमें सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और सबकी निगाहें महाराष्ट्र पे लगी हुई है। महाराष्ट्र में दर्दनाक पराभव के बाद बीजेपी ने पूरी कमर कस ली और बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है कि किसी भी हालत में कम से कम विधानसभा में, जो लोकसभा में हमारा पराजय हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए हमें विधानसभा में कम से कम जीतना चाहिए। संघ को साधा जा रहा है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नई योजनाएँ लाई जा रही है। अमित शाह से लेके अश्विनी वैष्णव तक सब कमर कसे पड़े हुए हैं। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वहाँ पे, जिसमें अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा तीनों मिलके वर्तमान सरकार में है। अभी यदि मैं विधानसभा का मतलब पहले लोकसभा का ज़रा बता दूँ आपको, थोड़ा रिफ्रेश करूँ। महाराष्ट्र में 48 सीटें थी। 48 सीटों में से कांग्रेस के पास 13, बीजेपी के पास 9, उद्धव ठाकरे के पास 9, शरद पवार के पास 8, एकनाथ शिंदे के पास 7, अजित पवार के पास 1 और इंडिपेंडेंट 1, ऐसे 48 हैं। ये इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। अब ये 14 सीट मतलब 14 मान लीजिए आप। 14 और 8 शरद पवार की, 22 हो गई और उद्धव ठाकरे की 9, 31 हो गई। इतना बड़ा झटका, बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई। इससे बीजेपी उभर नहीं पा रही है। लेकिन विधानसभा में वर्तमान में जो विधानसभा अभी चल रही है, उसमें चित्र अलग है। ये विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर तक है, 2024 तक। मतलब सितंबर में चुनाव अनाउंस होना तय है। वर्तमान में बीजेपी के पास विधानसभा में 103 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे के पास 37 है, अजित पवार के पास 39 है और अदर्स 22 है। ऐसे मिलके 201 सीटें उनके पास है। 288 के हाउस में 145 पे मेजॉरिटी आती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास 37, उद्धव ठाकरे के पास 15, शरद पवार के पास 13 और अदर्स 2, ऐसे ही 67 है। लेकिन जब शिवसेना टूटी तो विधायक तो 37 चले गए और उद्धव ठाकरे के पास मात्र 15 बचे। लेकिन जनमानस लोकसभा में जनमानस ने यह बता दिया कि वो उद्धव ठाकरे को ही ओरिजिनल शिवसेना मानते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ ही जनता है। इसलिए अब ये एकनाथ शिंदे का 37 का आंकड़ा बेनामी हो गया। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो शरद पवार की कांग्रेस है, उनके पास मात्र 13 लोग बचे और अजित पवार 39 लोगों को साथ में लेके गए। ये 39 अब अपने बलबूते पे चुनाव जीतने में मुश्किल लग रहा है उनको। लोकसभा के चुनाव में जिसका मैंने रिजल्ट आपको बताया, इसमें अजित पवार को 1 और 8 सीटें शरद पवार को मिली। यकीनन महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार को ही ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस माना। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल हो गई है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर क्या हम सरकार बना पाएंगे। बीजेपी में एक धड़ा है, वो लगातार ये कह रहा है कि हमें 288 यदि अपने बलबूते पे लड़े तो नुकसान कम होगा और यदि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को हम सीटें बांटते गए और कम सीटों पर लड़ेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। आकलन चल रहा है। दूसरी ओर संघ से लेकर तमाम बीजेपी के कैडर अजित पवार को साथ में रखने में भयावह विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं। बार बार अजित पवार हमारे साथ क्यों, इससे हमारी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो गई है। अजित पवार को ये बात बहुत देर में समझ में आ गई कि उनके राजनीतिक भविष्य पे अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।
तो अब अजित पवार जो महाराष्ट्र के एक संपर्क यात्रा पे निकले हैं, जन सम्मान यात्रा, और लोगों से लगातार मिल रहे हैं, अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। वो बार-बार किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की बात करते हैं और उस लाडली बहना योजना की बात करते हैं, जिसके तहत 1,500 रुपए प्रति मंथ महिला के अकाउंट में जाते हैं। लेकिन जब वो लाडली बहना की योजना के बारे में बताते हैं, तो आम तौर पे उन्हें एक प्रश्न बार-बार सताता है, जो लोग पूछते हैं, मुँह पे पूछते हैं, महिलाएँ पूछते हैं। आप पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को अपनी बहन मान के उनके लिए करने जा रहे हैं। लेकिन जो बहन उसके बचपन से आपको राखी बाँधती थी, हर भाई दूज को आपके पास आके आपको आपकी आरती उतारती थी, उस सुप्रिया सुळे के खिलाफ आपने अपने पत्नी को क्यों चुनाव में उतारा? अपनी बहन उसके खिलाफ या उसका राजनीतिक जीवन समाप्त करने का आपने ये गंदा काम क्यों किया? इसका कोई जवाब अजित पवार के पास नहीं। तो अजित पवार ने पहली बार आज एक गलती स्वीकार की कि राजनीति को घर में लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सुप्रिया के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को उतारना, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार हमारे परिवार के मुखिया हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। तो एनडीए के नेता शरद पवार के बारे में बोलते समय सोच समझ के बोले, क्योंकि अभी अमित शाह जी ने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना कहा था, जिससे महाराष्ट्र में बहुत कड़ी प्रक्रिया हुई थी। अजित पवार का ये प्रेम एकाएक कैसा बढ़ गया? हालांकि सुनेत्रा के मामले में अजित पवार जी ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था, मैं मना नहीं कर पाया। मैं मानता हूं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये 3 दल है भारत में, जिनका पार्लियामेंट्री बोर्ड या लेफ्ट का पोलित ब्यूरो ये जब डिसीजन लेता है, तो राज्य स्तर के नेताओं का उनके सामने कुछ चलता नहीं, उनको वो स्वीकार करना होता है। लेकिन जितने क्षेत्रीय दल है हमारे देश में, जेडीयू, आरजेडी, टीडीपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएडीएमके, जेडीएस, शिवसेना, अकाली दल, एनसीपी, बीजेडी, ये सारी राजकीय दल किसी एक परिवार या व्यक्ति के केंद्रित है। वही व्यक्ति वहां अध्यक्ष है, वही सुप्रीमो है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है और वही अंतिम सत्य है। तो समाजवादी, ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है अजित पवार की, वहां अजित पवार ही सब कुछ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड भी वो है, स्क्रीनिंग कमेटी भी वो है, सुप्रीमो भी वो है, पार्टी के अध्यक्ष भी वो है। यदि वो कहे कि सुनेत्रा को जबरदस्ती चुनाव लड़वाया गया और मैं मना नहीं कर पाया बोर्ड को, ये हास्यास्पद है। ये दिल्ली के कहने पे हुआ था और दिल्ली के कहने पे जब उन्होंने किया, तो आज वो दिल्ली का नाम लेने में डरते हैं, क्योंकि अभी भी ईडी, सीबीआई की डर उनके दिल में बैठा हुआ है। दूसरी बात जो उन्होंने की कि शरद पवार हमारी पार्टी के मुखिया है। शरद पवार के राजनीतिक जीवन में इतने निम्न स्तर के आरोप शरद पवार जी पे कभी नहीं लगे होंगे, जो पिछले एक कुछ महीनों में लगे हैं। और वो इसलिए लगे हैं कि अजित पवार ने जब शरद पवार की पार्टी तोड़ी और अलग पार्टी लेके अलग हो गए, तब उन्होंने पहला हमला बोला अपने चाचा पे, और फिर जितने भी ये चिल्लर लोग थे, बाकी जो जितने भी छिछोरे थे, उन्होंने उससे ज्यादा बुरी भाषा में अजित पवार पे हमला बोल दिया, जिनकी शरद पवार पे हमला बोल दिया, जिनकी हिम्मत भी शरद पवार के सामने खड़े होने की नहीं थी। अब उस अजित पवार, वही अजित पवार अब शरद पवार जी को मुखिया भी मानते हैं और उनके किए गए हमले पे आहत भी होते हैं। इसके पीछे भी उनका स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो हाल ही में हुआ,
इसमें सुप्रिया सुळे बारामती से चुनाव लड़ी शरद पवार की पार्टी की तरफ से। अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा जी पवार को उतारा। चुनाव के नतीजे जो आए, 7,32,000 वोट सुप्रिया सुळे को मिले। सुनेत्रा जी को 5,73,000। सुप्रिया सुळे 1,58,000 से जीती। सवाल सुप्रिया जी के जीतने का नहीं, सुप्रिया जी ने बहुत बड़ी मार्जिन से जीत बारामती लोकसभा की बारामती विधानसभा क्षेत्र जो है, जहां से अजित पवार विधायक हैं, वहां पे भी भारी बहुमत से चुनाव जीता। अजित पवार अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अपने पत्नी को लीड नहीं दिलवा पाए। और जब चुनाव संपन्न होने के बाद जो समीक्षाएं होने लगी, तब पता पड़ा कि अजित पवार के सगे छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बड़े बेटे युगेंद्र पवार ने शरद पवार जी का साथ देते हुए अपनी बुआ सुप्रिया के लिए इतनी जीतोड़ मेहनत की कि बारामती विधानसभा में भी वो अजित पवार के मुंह के सामने से चादर खींच के ले गए। अब बात ये होने लगी है कि योगेंद्र पवार जो है, अब बात ये होने लगी है कि योगेंद्र पवार को बारामती में अजित पवार के सामने उतारने जा रहे हैं शरद पवार। इससे अजित पवार की दाल पतली है, क्योंकि जो अजित पवार ने अपने चाचा के साथ किया, यदि वही युगेंद्र ने अपने चाचा के साथ किया तो लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। अजित पवार को यह भी नहीं होगा शब्द कहने के लिए कि क्या तू चाचा के खिलाफ लड़ेगा, तो आपने क्या किया, आप भी तो चाचा के खिलाफ लड़े। तो उसी तरह से जवाब देते हुए यदि युगेंद्र को उतारा जाता है तो अजित पवार के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और अजित पवार ये संभावित जो खतरे हैं इसको मापते हुए भी अब उनको शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता और अपने परिवार के मुखिया दिखने लगे। अजित पवार ये भी जानते हैं कि यदि समय आया तो बीजेपी उनको रास्ते में छोड़ देगी। ऐसे में वो कर क्या सकते हैं? शरद पवार के पास जाने के रास्ते सारे बंद हो गए, या फिर उनको राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर ऐसे लोगों के साथ एक गठबंधन करके एक फ्रंट बनाना पड़ेगा, जिसमें उन्हें मिलना कुछ नहीं है, उनके पास से और कुछ जो भी है वो जाएगा। कुल मिलाकर सबसे विकट स्थिति में आज अजित पवार दिखाई देते हैं। इसीलिए अजित पवार की इस वक्तव्य में हमें पूरा यू टर्न लेते हुए अजित पवार दिखते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा प्रज्ञा जी का उल्टा चश्मा।